नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखी कहानी नेताजी का चश्मा। सबसे पहले कहानी का केंद्रीय भाव, जिसे हम कहते हैं भूमिका। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। ठीक है बेटा, देखो भूमिका में ही उसने इस बात को जो है क्लियर कर दिया है कि यह कहानी देशभक्ति से संबंधित है। और कितनी अच्छी बातें कही है कि ये सारे कार्य जो देश में रहने वाले लोग हैं और जो कर रहे हैं, वो सब हम अच्छे कार्य जो करते हैं वो सब हमारी देशभक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस देशभक्ति कहानी को पढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। बच्चों देखिए कि हम कहानी तो पढ़ रहे हैं हिंदी की, लेकिन इसमें नगर पालिका के कार्य भी हम पढ़ रहे हैं जो एसएसटी से संबंधित है। नगर पालिका, नगर पंचायतें क्या क्या काम करवाती है वह भी इसमें हम पढ़ रहे हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़िया में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। देखो बच्चों, क्या है कि बेटा नगर पालिका इनके सबका एक शासन की एक अवधि होती है। 5 साल में हर बार चुनाव होते हैं। ये अलग परिस्थितियाँ हैं इस वर्ष कि 5 साल हो गए, लेकिन जो है वो नगर पालिका या पंचायतों के चुनाव अभी रुक गए, 1 साल भर बढ़ा गया है आगे। लेकिन जो उनका शासन अवधि होती है और उनके पास निश्चित बजट होता है, उसी में उनको वो काम करना रहता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि वो समय समाप्त हो रहा होगा और उन्हें कुछ न कुछ काम करके दिखाना है, और बजट बहुत कम था, तो उसमें उनने स्थानीय कलाकार को यह मूर्ति बनाने का काम दे दिया है। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूँ। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में।
मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। ये इनके प्रसिद्ध नारे थे, स्लोगन जिसे कहते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वाह, देखिए हमने जहाँ पे भी नेताजी की प्रतिमा, चित्र या जो भी देखा है, हमेशा उनके चश्मा पहने ही देखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चश्मा नहीं है, और है तो फिर वो जो है जो मूर्तियों पर रहता है वैसा नहीं है। तो हलदार साहब उसको देखकर जो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, मतलब वहाँ पर कोई न कोई चश्मा बदल देता था। और ये कौतूहल जो है वह हलदार साहब के जहन में उत्पन्न होने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दूरदमनी हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, है ना। बहुत दूरदमनी मतलब क्या है कि असहनीय हो गया उनसे, है ना। क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब को प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकोट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। देखिए वो चश्मा उतार रहा है तो वहाँ पे कह रहा क्षमा मांगते हुए, है ना। मूर्ति से भी क्षमा मांगा जा रही है और वो फ्रेम जो उससे उतार रहा है, कितनी बात का ध्यान रखा गया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था।
दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, तो क्या है, वो जो है प्रश्न कौतूहल उनके जो है हलदार साहब के लगातार जारी है। धीरे धीरे वो प्रश्न कर रहे हैं और कुछ कुछ कौतूहल दूर हो रहा है। अभी भी उनके मन में कैप्टन के संबंध में कौतूहल बने हुए हैं। बच्चों, कौतूहल से मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कौतूहल से मतलब है जिज्ञासा, उनको जानने की इच्छा कि यार कैप्टन कौन है। आगे देखते हैं। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ये सारी बातें जो है उनके मन में चल रही है हलदार साहब के कि क्या हुआ होगा आखिर। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप ही उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, देखो क्या है कि उनकी आदत बन गई थी उस मूर्ति की तरफ देखना, और उन्हें मालूम है कि चश्मा नया बदला हुआ रहेगा, तो वो रोज़ाना वहाँ से निकलते, उसको देखते, उन्हें उसे देखने की आदत हो गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान
नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। देखिए बेटा, उनने बच्चों हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर पहले कैप्टन चश्मा बदल देता था। कैप्टन के मरने के बाद कोई चश्मा नहीं बदल रहा था। जिस दिन उनके पास बहुत काम है और कह दिया पान आगे खाएंगे, लेकिन आदत तो हो गई थी उनकी मूर्ति की तरफ देखने की बेटा। तो जैसे ही उनने देखा और देखा कि उस पर चश्मा है, और चश्मा कैसा है, सरकंडे से बना हुआ, जो बच्चे बना देते हैं ऐसा चश्मा। और तो हवलदार साहब ने कहा रोको, और जाकर खड़े हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना है, और हमारे देश भक्त सेनानियों जिसने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी, उनके प्रति उनके मन में सम्मान की भावना है। यह सब देखकर हवलदार साहब नतमस्तक हो गए और वहाँ जाकर खड़े हो गए। तो हम पढ़ते हैं अब प्रश्न अभ्यास। आप लोग ध्यान से सुनना उत्तरों को। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मे बेचने वाला कैप्टन उस मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था, क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है बेटा। अब दूसरा प्रश्न, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? या तीसरा इसमें हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कस्बे में लगी नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर उस कमी को पूरा कर देता था।
अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हवलदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वह मायूस हो गए और उन्होंने ड्राइवर को वहाँ रुकने के लिए मना किया। ख का उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई है। नई पीढ़ी के बच्चों ने भी कैप्टन से प्रेरणा ली है, इसलिए उन्होंने खेल ही खेल में सरकंडे से बना चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। तीसरे प्रश्न ग का उत्तर, अब हवलदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के पश्चात जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा सरकंडे से बनाया हुआ चश्मा लगा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे भावुक हो उठे। उन्हें इसकी आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और भी कर सकता है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर इसका ध्यान से सुने। हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी आदि सब कुछ त्याग देते हैं। वह उस स्वार्थी कौम पर दुखी थे जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले देशभक्तों का सम्मान करने की अपेक्षा उनके जीवन का मजाक बनाती है। जब अपना अवसर आता है तो उनके लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए वे मर्यादा की सारी सीमा तक भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, मतलब क्या समझाया उनने कि आज जो है हर व्यक्ति स्वार्थ से भरा हुआ है। जैसे ही उसको अवसर मिलता है वो अपना ज़मीर बेच देता है, चाहे वो रिश्वत लेता है, चाहे और कोई दूसरे गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब है चौथा प्रश्न, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, वो कैसा दिखता है उसका चित्र नहीं बनाना है, हम वो कैसा लगता है उसको लिख कर बताना है। तो उत्तर है, पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। वह किसी बात की तरह में जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देता है। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा रहता था। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए थे। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रह कर थोड़े थोड़े समय में अपना चेहरा साफ करता रहता है। ये पान वाले का क्या हुआ, रेखा चित्र। अब हमारा है पांचवा प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है, आपको अपने विचार लिखना है, फिर भी हम जो है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इससे संबंधित बात आप अपने स्वयं मन से लिखना, ऐसी की ऐसी नहीं लिखना। आपको क्या समझ में आता है वो वैसा लिखना। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्ति को पागलपन और देशभक्त को पागल कहते हैं। ऐसी टिप्पणी देश एवं देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। अब पढ़ रहे हैं हम रचना और अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न उसमें, निम्नलिखित
वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? वाक्य है पहला, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ख है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो क्या है पहला प्रश्न हमारा, इसमें क्या पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत कर रहा है? तो पहला वाक्य था हमारा कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इसका उत्तर सुने, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते। इससे उनकी देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते हैं, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। अब दूसरा वाक्य था, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो ये क्या विशेषता प्रकट करता है? उत्तर सुने, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं न कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिसके चलते कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। तीसरा वाक्य था, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो उसका उत्तर सुने, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि उसके मन में नेताजी, देशभक्तों तथा शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। अगला प्रश्न है, अब जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? उत्तर सुने, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उन्हें यह लगता था कि कैप्टन शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, जो नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बिना नहीं देखना चाहता। आज़ाद हिंद फौज में काम करने वाला यह व्यक्ति हट्टा कट्टा एवं स्वस्थ होगा, उसकी आवाज़ बुलंद होगी। ऐसे सारे भाव जो है बिना देखे उनके मन में कैप्टन के प्रति आए होंगे। अगला प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसमें अब 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है, क इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? दूसरा है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? और तीसरा है, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो पहला था कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसका उत्तर सुने। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उस व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का विकास हो। अब दूसरा प्रश्न था इसमें, ख आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम सब अपने अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन उनकी जिससे आपने चुना है उसकी अच्छाइयों को आपको बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे उत्तर सुन ले पहले। मैं अपने इलाके के चौराहे पर अपने क्षेत्र के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहूँगा, क्योंकि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों, धार्मिक नेताओं की मूर्तियाँ तो हर कोई लगाना चाहता है, किंतु उन महान व्यक्तियों की मूर्ति लगाने का विचार किसी को
नहीं आता, समाज में होने वाले हर प्रकार की उच्च आदर्शों की स्थापना में शिक्षाविद का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। अब तीसरा प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर सुने। उस मूर्ति के प्रति मेरे एवं दूसरे लोगों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होने चाहिए। पहला है कि मूर्ति की स्थापना किसी ऐसी सड़क के निकट न की जाए जिससे यातायात प्रभावित होता हो अथवा मूर्ति यातायात से प्रदूषित होती हो। दूसरा है, मूर्ति को आधार बनाकर ऐसी कोई भी बात न कही जाए और ना ही प्रकाशित की जाए जिससे किसी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे। या मैं कहूँ कि उसके प्रति उत्तरदायित्व उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी हम याद करें, है ना, और लोगों और समाज को बताएं, और उसके आसपास की जगह और मूर्ति की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर, सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने कार्यों से देश के प्रति सम्मान प्रकट करता है और देश के विकास के लिए कार्य करता है। उदाहरण के लिए, दुकानदार सामान में मिलावट न करके तथा माप तोल में गड़बड़ न करके देश प्रेम का परिचय देता है। छात्र सही तरह से शिक्षा ग्रहण करके सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर अपने देश प्रेम का परिचय देता है। इसी प्रकार डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार आदि सभी अपने कार्यों को सही तरह से करते हुए देश प्रेम का परिचय देते हैं। देखो बेटा, आज की स्थिति में कोरोना वायरस में आप जो सीमाओं पे देशभक्ति की सेवा कर रहे हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी भी जो है इस महामारी से बचाव के लिए लगातार उन्होंने काम किया है, तो वह भी देशभक्ति है। और हम भी जो है सुरक्षित रहें, घर पर रहें और उस बीमारी को न फैलाएं, तो वह भी देशभक्ति है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखुट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब जो शब्द आए ना उनको जो है हम कैसे कहेंगे, तो अगर उत्तर सुने, अगर कोई ग्राहक कहा तो वो क्या, ग्राहक नहीं, ग्राहक आ गया, तो उसको चौड़े फ्रेम चाहिए। अब चौड़े चौखुट नहीं, फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, है ना, या किधर नहीं है, किधर से लाएगा, ठीक, धर धनुष का। ऐसे में उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया। उधर, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे उधर, उधर का मतलब तो पेट होता है, और हम यहाँ पे क्या उत्तर है, उधर, उधर मतलब उस जगह, उधर दूसरा फ्रेम लगा दिया। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है हमारा, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है, इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है एवं भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है। भाव एक लय के साथ वो पढ़ी जा सकती है। दूसरा है, इससे पारस्परिक सहयोग का आदान प्रदान होता है। तीसरा, नए नए शब्दों के आ जाने से नए शब्दों से परिचय होता है और शब्दकोश समृद्ध होता रहता है। चौथा है, इससे भावनाओं एवं विचारों की सटीक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। अब भाषा अध्ययन जो है वो व्याकरण का हिस्सा है, हम व्याकरण में पढ़ेंगे। तो आपको ये कहानी और प्रश्न उत्तर सब समझ में आए होंगे।
ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।